हेलो नमस्ते प्रोफेसर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का सेकंड पार्ट। हम पहले डिस्कस किए हैं फ्लूइड का कंसंट्रेशन और हम लोग का बॉडी में फ्लूइड का जो कितना कंपार्टमेंट है और उनका ऑस्मोलिटी क्या है, हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कस किए थे। आज सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैसे वाटर का मूवमेंट होता है जब हम कुछ आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 2-4 क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जरूर पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए ये वीडियो को। ठीक है, तो हम लोग एक डायग्राम में डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले वीडियो में देखा था जो लार्जर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट था, क्या था? वो था इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर ये कंपार्टमेंट जो है हम लोग का है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, जो कि लार्जर फ्लूइड कंपार्टमेंट है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, कितने परसेंटेज में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो ये हो गया हम लोग का इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 2 कंपार्टमेंट था, एक को बोलते थे हम लोग इंटरस्टिशियल और दूसरा था हम लोग का प्लाज्मा फ्लूइड। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल हो गया और प्लाज्मा को मैं रेड कलर में कर रहा हूँ ताकि समझ में आए कि ये एक हम लोग का आईवी लाइन और सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। ठीक है, ये वाला है हम लोग का इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियल, और ये वाला है हम लोग का प्लाज्मा फ्लूइड कंपार्टमेंट। ठीक है, ये दोनों क्या है? हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देखा है कि हम लोग का जो बोथ इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो ऑस्मोलालिटी है, ऑस्मोलालिटी का मीनिंग क्या, मैं प्रीवियस वीडियो में बोला है कि फ्लूइड के अंदर जो सॉल्वेंट रहता है, सपोज हम लोग का फ्लूइड के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो डाइल्यूशन, जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोलालिटी। ठीक है, इसका जो ऑस्मोलालिटी रहता है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर का, वो क्या रेंज था? 285 टू 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तभी अभी हम देखेंगे कि इनका जो ऑस्मोलालिटी है कैसे चेंज होता है और वाटर का कैसे मूवमेंट होता है। वैसे इधर हम लोग लिख देते हैं हम लोग का जो फ्लूइड है। ठीक है, क्या क्या है? एक होता है आइसोटोनिक, ठीक है, एक होता है हाइपोटोनिक, आप लोग ने सुना होगा ये, और एक होता है हाइपरटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक जो फ्लूइड आता है, क्या क्या आता है? एग्जाम्पल NS, नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट, RL और 5% डेक्सट्रोज। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या आता है? 0.45% NS, जो कि हाफ NS भी बोलते हैं, और हाफ DNS। ठीक है, सेम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक 3% NS और 10% डेक्सट्रोज। हो गया। तो ये जो आइसोटोनिक, इसको आइसोटोनिक क्यों बोला गया? क्योंकि इसका जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोलालिटी है वो
होता है 286 मिली ऑस्मोल पर लीटर। सेम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोलिटी होता है, ऑस्मोलिटी जो होता है वो होता है 154 मिली ऑस्मोल पर लीटर। सेम हाइपोटोनिक का ऑस्मोलिटी जो होता है वो होता है 1026 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो अभी आइसोटोनिक क्यों बोला गया? देखो इधर का इसका जो ऑस्मोलिटी है वो हम लोग का बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलिटी से इक्वल है, ठीक है, इसीलिए इसको आइसोटोनिक बोला गया। हाइपोटोनिक क्यों बोला गया? क्योंकि बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोलिटी से कम है और हाइपोटोनिक में बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलिटी से ज्यादा है, इसीलिए इन लोगों का नाम ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना, नोट बना लीजिए। अभी हम देखेंगे कि ये तीनों फ्लूइड देने से कैसे वाटर का मूवमेंट होता है हम लोग का इंट्रासेलुलर से और एक्स्ट्रासेलुलर से कैसे मूवमेंट होता है ये दोनों कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो इधर सपोज ये हो गया 3 सलाइन ले लेते हैं, ठीक है। इधर ये जो रेड पार्ट किया है ये हम लोग का प्लाज्मा, ये हम वेनस लाइन में एक पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आइसोटोनिक जो कि 0.9% NS है, जो कि आइसोटोनिक। ये 0.45% NS जो कि हाइपोटोनिक, और ये 3% NS है जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सपोज हम एक पेशेंट को आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, इंट्रावेनसली एक पेशेंट को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्यूज किया। तब क्या होता है, ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोलिटी और बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो ऑस्मोलिटी है वो सेम है, इसीलिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता, वाटर का कुछ मूवमेंट नहीं होता है। और एक बात याद रखना, हम लोग का जो प्लाज्मा है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेल देखने को मिलता है, उनका भी चेंजेस होता है, लेकिन आइसोटोनिक फ्लूइड देने से ना इसमें वाटर का मूवमेंट होगा ये दोनों कंपार्टमेंट के बीच में, और ना ही हम लोग का जो प्लाज्मा के अंदर जो सेल है उन लोगों में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ये इक्वल रहता है, कुछ मूवमेंट नहीं होता है। जब हम एक पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्यूज करते हैं, तब क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐड किया, तब क्या होगा, इसका जो ऑस्मोलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हाइपोटोनिक 0.4% से अगर ऐड किया तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो ऑस्मोलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कैसे डिक्रीज होता है, इधर और एक एग्जांपल में मैं बोल देता हूं। सपोज ये एक ग्लास पानी है और इधर एक ग्लास पानी है, ठीक है। तो इसमें पहले आइसोटोनिक का बोल देता हूं, अगर वो कोई समझ में नहीं आया तो इसमें इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये 1 लीटर पानी है, एक ग्लास में इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें सेम हम लोग 1 स्पून सॉल्ट ऐड किए, ठीक है, और इसमें भी 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। तो इसमें पानी भी इक्वल है, उसका जो सॉल्वेंट भी क्या है, इक्वल है। तो हम अगर इसमें मिलाएंगे तो ये जो पानी है इसका कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, इसका फ्लूइड का कुछ मूवमेंट भी नहीं होगा, क्यों, इसका जो ऑस्मोलिटी है उसका चेंजेस नहीं होगा। तो चेंजेस एक्चुअली कब होता है, फ्लूइड का मूवमेंट कब होता है, ये जो हम लोग का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्वेंट है, इन लोग का अगर इम्बैलेंस होता है और अगर एबनॉर्मल होता है, तब ऑस्मोलिटी अगर कम हुआ या डिक्रीज ज्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो
क्या होता है, फ्लूइड का मूवमेंट होता है। तो आइसोटोनिक में क्या है, इनका ऑस्मोलरिटी इक्वल है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, सेम थिंग अगर अभी हम क्या देखा था, हम लोग का आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, तो ये डायग्राम में हम अभी लेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मिनट, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये एक ग्लास पानी है, ठीक है, ये दूसरा एक ग्लास पानी है। सेम क्या बोला था, इसमें 1 लीटर, इसमें 1 लीटर। इसमें हम लोग ने 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया और इसमें हाफ स्पून ऐड किया, हाफ स्पून सॉल्ट ऐड किया। अभी अगर ये पानी को हम इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था सोडियम का वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर 2 लीटर पानी आ गया और सॉल्ट कितना हुआ, 1 और आधा हो गया। इसमें 1 लीटर में 1 था, लेकिन अभी पानी का मात्रा बढ़ गया और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। ठीक है, सेम थिंग जब भी हम एक पेशेंट को आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो इसका ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है उसका ऑस्मोलरिटी कम हो जाता है। वो कम होने की वजह से क्या होगा, अभी वाटर का मूवमेंट होता है। कैसे होता है, ये जो इधर जो ऑस्मोलरिटी था कितना था, ये सेम रहेगा 285 टू 295, लेकिन ये कम हो गया है, 285 टू 295 नहीं होके सपोज ये हो गया हम लोग का 260 हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, इधर ज्यादा है इसका कॉन्सेंट्रेशन H कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये ज्यादा है, तो इधर का ये जो वाटर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करेगा। ठीक है, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको नॉर्मल लाने के लिए। तो इधर फ्लूइड ज्यादा हो गया तो फ्लूइड इधर मूव हुआ तो क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इधर फ्लूइड कम हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये फ्लूइड कब तक शिफ्ट होगा, जब तक ये दोनों का ऑस्मोलरिटी इक्विलिब्रियम व समान ना हो जाता, इक्वल ना हो जाता, तब तक वाटर मूव करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम हाइपोऑस्मोलर टू हाइपर ऑस्मोलर। ये हाइपोऑस्मोलर हो गया था और ये हाइपर ऑस्मोलर हो गया था। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं तो फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर शिफ्ट होके दोनों का इक्वल करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक देते हैं हम लोग 3%, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्यूज किया एक पेशेंट को। ठीक है, तब क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा सेलुलर का जो ऑस्मोलरिटी है, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और सपोज ये 295 से 350 हो गया और इधर ऑस्मोलरिटी सेम है 285 टू 295। तब क्या होगा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग का जो ऑस्मोलरिटी बढ़ गया, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तब क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इंट्रा सेलुलर में जितना भी फ्लूइड है उनको खींच लेता है। ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा। कौन, हम लोग का वाटर का मूवमेंट होगा। तब क्या होगा, ये जो 350 जो हो गया था उसको नॉर्मलाइज करेगा फ्लूइड आके, और कब तक मूवमेंट होगा, जब तक ये इक्वल ना हो। ठीक है, तो इधर से अगर ये सपोज 350 हो गया तो इधर से पानी आके ये सपोज हो गया हम लोग का 310, इसका 310 ऑस्मोलरिटी आ गया। इधर इंट्रासेलुलर फ्लूइड जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आया तो इधर जो हाइपोऑस्मोलर हुआ था वो डिजल्व होके 310 मिली ऑस्मोल हो गया इसका। लेकिन इंट्रासेलुलर में जो फ्लूइड आया, ठीक है, इसमें भी फ्लूइड का कंपार्टमेंट कम हो गया, तो फ्लूइड का जो वाटर का जो कंपार्टमेंट जो कम हो गया, लेवल जो कम हो गया, तो ये भी हाइपोऑस्मोलर हो जाएगा। ठीक है, कब तक, सपोज ये भी हाइपोऑस्मोलर होके
310 तक हो गया। तो अभी क्या हुआ, दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया वाटर का मूवमेंट। अभी हम लोग का जो सेल है, ठीक है, देखो इधर से जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग का वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में शिफ्ट हो रहा है, तो इधर का पानी का लेवल ज्यादा बढ़ेगा, तो ये सेल क्या होगा, स्वेलिंग होगा। ठीक है, सेल स्वेलिंग होगा। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है, तब क्या होगा, ये जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेल हम लोग का जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो प्लाज्मा में हम लोग का जो सेल है उसको देखते हैं। तो अगर हम इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐड किया, ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या था, हम लोग का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, इधर और एक डायग्राम कर देते हैं। ये हो गया हम लोग का, ये हो गया एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का प्लाज्मा लेवल है। ठीक है, तो इसमें जब हम आइसोटोनिक ऐड करेंगे, इसमें क्या था, हम लोग का सेल था कौन कौन सा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सेल था। तब जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग ऐड किया इसमें, आइसोटोनिक नहीं, गलती हुआ, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिखो। आइसोटोनिक में कुछ चेंजेस नहीं होता है, तो हम जब भी एक पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं तब इधर का लेवल ऑस्मोलैरिटी कम हो रहा है, तो ये जो सेल के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, देन द वाटर मूव टुवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये सेल के अंदर पानी का मूवमेंट होगा, और ये जो सेल जो छोटा था वो क्या होगा, स्वेलिंग होकर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेल जब हम एक पेशेंट को हाइपरटोनिक दे रहे हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, तब क्या होगा, हम लोग का इधर जो सेल था इसका ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गया और सेल का ऑस्मोलैरिटी कम हो गया इसमें। तब क्या होगा, ये सेल के अंदर का जो पानी है वो टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव्ड होगा, और ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, उसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वाटर का मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जब एक इलेक्ट्रोलाइट का और एक अगर सोडियम पोटेशियम हो गया हम लोग का, अगर कम हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, तब क्या चेंजेस होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे हम लोग का सोडियम के बारे में। ठीक है, सोडियम में क्या था, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम लोग देखेंगे सोडियम के बारे में। ठीक है, तो सोडियम हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक, इधर लिखो, मैं प्रीवियस क्लास में बोला है फिर भी बोल देता हूँ, सोडियम क्या है, हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का एक मेजर और एबंडेंट कैटायन था। ज्यादातर देखने को मिलता है कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और क्लोराइड क्या था, एक मेजर आयन था, ये हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा का है। तो हाइपरनाइट्रेमिया एक कंडीशन है जब हम लोग का ये सोडियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है, टू मच इन ब्लड, तब उसको हम बोलते हैं हाइपरनाइट्रेमिया। कितना में इंक्रीज होगा, जो उसका जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन था 135 to 145,
तो ये लेवल इंक्रीज होगा कब तक, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होता है, तब हम उनको बोलते हैं हाइपर नाइट्रेमिया। ठीक है, तो हाइपर नाइट्रेमिया में अभी क्या क्या हम लोग को पहले देखते हैं। हाइपर नाइट्रेमिया क्या कॉजेस क्या है, किसकी वजह से हाइपर नाइट्रेमिया होता है, उसका साइन सिम्टम क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। हम बेसिकली क्या ट्रीटमेंट करते हैं हाइपर नाइट्रेमिया केस में। तो इसका जो मेन कॉज है, सोडियम कब बढ़ेगा, जब हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वाटर है वो कम हो जाता है, तब सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट कॉज है, वो क्या करता है, हाइपर नाइट्रेमिया करता है। तो डिहाइड्रेशन किस किस वजह से डिहाइड्रेशन होता है हम लोग का, अगर एक पेशेंट को सीवियर स्वेटिंग हो रहा है, ठीक है, स्वेटिंग होने से वाटर लॉस हो रहा है बॉडी में, तो सोडियम का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, और क्या होता है, हीट स्ट्रोक, जो सन स्ट्रोक बोलते हैं, हीट स्ट्रोक में हम लोग को हाइपर नाइट्रेमिया दिखाई देगा। बर्न पेशेंट में हम लोग, अगर पेशेंट एक बर्न हुआ है तो उसी में हमको हाइपर नाइट्रेमिया दिखाई देगा। और क्या होता है, किसी पेशेंट को अगर डायबिटिक इंसिपिडस है, डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिनेशन का ज्यादा यूरिन आउटपुट निकलता जा रहा है, यूरिनेशन होता है, डायरेसिस होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस होता है और सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। तो ये मेन कॉज है किसका, हाइपर नाइट्रेमिया का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका जो मेन साइन सिम्टम क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया कॉज। अभी देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन सिम्टम में क्या, अगर बॉडी डिहाइड्रेट है तो पेशेंट को मेन साइन दिखाई देता है, जो कि क्वेश्चन में पूछता है कि हाइपोनेट्रिया में जो क्या साइन दिखाया जाता है, एक बार पूछा था, वो है पेशेंट फील सीवियर थ्रस्टी, पेशेंट को ज्यादा प्यास लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या साइन दिखाई देगा, नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग और फैटिक, वीकनेस, ये साइन सब दिखाई देगा कब, जब पेशेंट को हाइपर नाइट्रेमिया होता है। ठीक है, ये हो गया मेन साइन सिम्टम। और पेशेंट का स्किन जो है वो ड्राई स्किन दिखाई देता है। हो गया, ये हो गया उसका सिम्टम। अभी हम देखेंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। तो हाइपर नाइट्रेमिया का एक जो ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट, हम पेशेंट को क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर, जिसको प्लेन वाटर भी बोलते हैं, प्लेन वाटर इनटेक करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग का वाटर का लेवल बढ़ेगा और सोडियम का जो कंसंट्रेशन ज्यादा था वो कम होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग पेशेंट अगर हाइपोनेट्रियमिया है तो उसको हम लोग आइसोटोनिक फ्लूइड भी नहीं देते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड भी नहीं देते हैं। फ्लूइड कौन सा देना है, हमको हाइपोटोनिक 0.45% NS ट्रांसफ्यूज करना है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो नॉर्मल वाटर, प्लेन वाटर का एक क्वेश्चन आया था,
कि एक पेशेंट हाइपरनाइट्रेमिया है तो उसको हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो पेशेंट का राइल्स ट्यूब था, उसमें हम लोग प्लेन वाटर देंगे, यही वो ऑप्शन था और वही उसका करेक्ट आंसर था। पेशेंट अगर राइल्स ट्यूब में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेन वाटर देंगे ताकि बॉडी का डिहाइड्रेशन कम हो और सोडियम का जो हाइपोरोस्मोलर हो उसको करेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हाइपरनाइट्रेमिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाइपोनाइट्रेमिया। ठीक है, क्या था, एक था हाइपोनाइट्रेमिया। हाइपोनाइट्रेमिया कब बोलेंगे, जब हम लोग का सोडियम का लेवल, सीरम और प्लाज्मा सोडियम, सोडियम लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज इन ब्लड। कितना डिक्रीज होगा, हम लोग का 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगा, तब हम उसको बोलेंगे हाइपोनाइट्रेमिया। ठीक है, सीरम सोडियम लेवल अगर कम हो रहा है ब्लड में तो उसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रेमिया। ठीक है, इसका जो मेन कॉज क्या क्या है, किस किस वजह से, किसके कारण के वजह से हमको हाइपोनाइट्रेमिया होता है। तो मेन जो कॉजेस है वो है, क्या होता है हाइपोनाइट्रेमिया कब होगा, अगर हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तब सोडियम क्या होगा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो कब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग का वाटर बढ़ गया, कौन कौन सा कॉज की वजह से, एक हो गया, एक अगर सीकेडी पेशेंट है। ठीक है, सीकेडी पेशेंट में क्या होता है, हम लोग का वाटर को जो एक्सक्रीशन करता है किडनी, वो नहीं कर पाता है, किडनी फेल्योर की वजह से वाटर का एक्सक्रीशन नहीं होता है और बॉडी में वाटर का रिटेंशन होता है, जिसके वजह से सोडियम का डाइल्यूशन हो जाता है और सोडियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर पेशेंट को हम लोग क्या दे रहे हैं, डाययूरेटिक दे रहे हैं। ठीक है, डाययूरेटिक क्या करता है, ये डायूरेसिस करता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है और बॉडी में सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट करता है। तो हम लोग का यूरिन के माध्यम में भी जो सोडियम लॉस हो रहा है, तब क्या होगा, सीरम और प्लाज्मा सोडियम लेवल कम होगा और वो कॉज करेगा हाइपोनाइट्रेमिया को। ठीक है, डायबिटिक हो, सॉरी सीकेडी हो गया, किडनी पेशेंट हो गया और डायबिटिक हो गया। नेक्स्ट और एक पेशेंट और एक मेन कॉज है जो कि पोली, इसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल पोलीडिप्सिया। ठीक है, एक कॉज है साइकोलॉजिकल पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया मतलब पेशेंट को हर टाइम प्यास लगता है और वो ज्यादातर पानी पीता है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। पेशेंट को हर टाइम फील होगा कि मुझे प्यास लग रहा है और वो ज्यादा वाटर इनटेक करेगा। ठीक है, वाटर ज्यादा इनटेक करेगा तो उसमें क्या होगा, हम लोग का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग का वाटर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है और सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है डाइल्यूट होके वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मेन कॉज है हम लोग का किसका, हाइपोनाइट्रेमिया का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, ये हो गया उसका कॉजेस। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम। साइन सिम्टम क्या क्या दिखने को मिलेगा हाइपोनेट्रिया में, अगर पेशेंट हाइपोनेट्रिमिया है तो पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, और देखेगा पेशेंट कॉन्फ्यूज्ड रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ पेशेंट
confusion, agitation, weakness and fatigue, ये सब क्लिनिकल साइन सिम्टम देखने को मिलेगा एक पेशेंट अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या क्या है। मेन ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं एक पेशेंट अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो जब पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया हुआ था हम पेशेंट को क्या कर रहे थे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन्फ्यूज किए थे और प्लेन वाटर देते थे। लेकिन हाइपो अगर हुआ है, हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट है उसको क्या करेंगे हम लोग, इन्फ्यूज्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या था, 3% नॉर्मल सलाइन, 3% NS देते हैं। और उसके साथ साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, जो अगर पेशेंट का डाययूरेटिक चल रहा है तो क्या करना है, स्टॉप डाययूरेटिक्स। ठीक है, सेम अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल पॉलीडिप्सिया है तो उसका क्या करेंगे, वाटर इनटेक को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो मेन जो ट्रीटमेंट है हम लोग 3% NS ट्रांसफ्यूज करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट जो बात है जो आता है रिपीटेड क्वेश्चन में, ठीक है, इधर हाइपोटोनिक अगर एक हाइपोकैलेमिया है, सॉरी हाइपरनेट्रीमिया है पेशेंट को, और अब अगर करेक्शन कर रहा है, अगर रैपिड करेक्शन किया तो क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वैसे अगर एक पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया है और आप लोगों ने क्या किया, उसको रैपिड करेक्शन विथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और 3% NS में किया तो इट्स कैन कॉज ODS, एक सिंड्रोम में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें क्या वैसा फुल फॉर्म क्या है, ऑस्मोसिस डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, ऑस्मोसिस डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ठीक है, एक ब्रेन में जो न्यूरॉन है, ठीक है, प्लेंटाइन है, उसमें डीमाइलिनेशन हो जाता है और पेशेंट को एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में दिखाई देता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाई देता है। ठीक है, तो ये याद रखना ODS, ठीक है, ऑस्मोसिस डीमाइलिनेशन सिंड्रोम देखने को मिलता है जब हम एक पेशेंट अगर हाइपोनेट्रिया में है और उसका 3% से अगर रैपिड करेक्शन कर दिया है तो हमको ये सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखेंगे जो कि पोटेशियम का और कैल्शियम क्लोराइड सबका हम लोग देखेंगे एक एक करके।